1991, and because of the new economic policy, the new initiative came in India, and that was क्या था वो? LPG, liberalization, privatization and globalization. So in the liberalization, what we understand through liberalization, decreasing or reducing the tariff and taxes on import and export. ठीक है, लिबरलाइज करना यानी कि जो पहले बहुत सारे टैक्सेस लगे थे जो डीमोटिवेट करते थे इंपोर्ट को, उसको क्या कर दिया गया? रिड्यूस कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, बहुत हद तक एलिमिनेट कर दिया गया, राइट, ताकि दूसरे कंट्री से भी हमारी इंडिया में प्रोडक्ट जो है वो सप्लाई हो और इंडिया से भी इजिली एक्सपोर्ट हो, राइट। सेकेंड सिचुएशन क्या था? प्राइवेटाइजेशन। in earlier IPR concept, हम लोगों ने जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन पहले की किए, उसमें हमें ये समझ आया कि द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर वाज एनीहाउ दैट वाज इंक्रीज्ड, ठीक है, वो इंक्रीज कर दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं ज्यादा पब्लिक सेक्टर को दिया जा रहा था, राइट। तो यहाँ पर सिचुएशन क्या आया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में कि पब्लिक सेक्टर से हमने बहुत सारे इंडस्ट्रीज को प्राइवेटाइज किया और अब प्राइवेट कंपनीज का रोल को हमने क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया, ठीक है। बहुत सारे जो सेक्टर्स थे जिनको पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व किया हुआ था, उनको भी क्या कर दिया? हमने फ्री कर दिया कि प्राइवेट सेक्टर भी उन इंडस्ट्रीज को रन कर सकते हैं। सो प्राइवेटाइजेशन हुआ। लास्ट वन इज ग्लोबलाइजेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग द होम कंट्रीज इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, यानी इंटीग्रेट कर देना, मिला देना, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, ईच एंड एवरी जो भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स, कैपिटल, एक दूसरे कंट्री में क्या होने लगा? फ्लो होने लगा, ठीक है। क्लियर होगी बात? समझ में आया? एवरीवन क्लियर है सबको? ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट। लिबरलाइजेशन में लिखिए ऑल कॉमर्शियल बैंक्स। कॉमर्शियल बैंक कौन होते हैं? प्राइवेट एंड पब्लिक बैंक हु आर डीलिंग विद द नॉर्मल पब्लिक। पब्लिक का अकाउंट ओपन करना, इंडिविजुअल का, कॉर्पोरेट का, ठीक है। So all these are commercial bank. Your ICICI is a commercial bank as well as the SBI is also commercial bank, ठीक है। So all commercial banks, लिखिए, all commercial banks were now free to fix, were now WERE, were now free to fix their interest rate, free to fix their interest rate, ठीक है। And this was previously done by RBI. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो था वो प्रीवियसली सेट करता था इंटरेस्ट रेट बैंक पे, ठीक है, लोन वगैरह का। लेकिन लिबरलाइजेशन में क्या हुआ कि यहाँ पर बैंक्स को भी कुछ लिबरलाइजेशन मिल गया कि अब वो अपना इंटरेस्ट रेट खुद से तय कर सकते हैं, ना कि आरबीआई से, ठीक है। पहले आरबीआई करता था। सेकेंड इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ध्यान रखिएगा, ऐसे लिबरलाइजेशन को यही लिया जाता है कि टैरिफ और टैक्सेस रिड्यूस हुआ, लेकिन उसके अलावा और क्या क्या चीजों में लिबरलाइजेशन मिला, यानी छूट मिला, ठीक है। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फ्रीनेस, है ना, फ्रीनेस क्या हुआ, क्या छूट मिला, इसके लिए है। तो सेकेंड पॉइंट था कि जो इन्वेस्टमेंट लिमिट था ना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का, दैट वाज इंक्रीज अप टू 1 करोड़। कितना रुपए तक बढ़ गया? 1 करोड़। यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए आप अपना ओपन कर सकते हैं, उसके लिए इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट कितनी है? 1 करोड़। थर्ड क्या हुआ कि अब इंडियन इंडस्ट्रीज को, जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी, अब उनको फ्रीडम मिल गया इंपोर्ट करने का कैपिटल गुड। कैपिटल गुड्स पता है क्या होता है? दैट इज मशीनरी। बिकॉज इंडिया में बहुत सारी टेक्नोलॉजी पहुंच नहीं पाई थी बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। पहले रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, तो अब जो भी यहाँ की इंडस्ट्रीज है, अगर वो चाहे, अगर उनकी इंडस्ट्रीज के लिए मशीनरी की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे सिचुएशन में दे कैन इजिली इंपोर्ट द कैपिटल गुड्स फ्रॉम द अदर कंट्रीज। तो ये भी क्या हो गया? लिबरलाइजेशन है। तो थर्ड पॉइंट में लिखिए इंडियन इंडस्ट्रीज were given the freedom to import capital goods,
टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स, ठीक है, यानी कैपिटल गुड्स जो उनके इंडस्ट्रीज के लिए रिक्वायरमेंट है वैसे मशीनरीज को क्या कर सकते हैं बेटा, वहां से मंगवा सकते हैं, इंपोर्ट करवा सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। फोर्थ पॉइंट, कंपनीज वर गिवन फ्रीडम, कंपनीज वर गिवन फ्रीडम, देखो यहाँ हर चीज में एक वर्ड यूज हो रहा है, दैट इज फ्रीडम, ठीक है, क्या मिल रहा है, आजादी मिल रहा है कि आप आराम से जो पहले रिस्ट्रिक्शंस थे उनको हटा दिया गया, तो अब आप आराम से अपने इंडस्ट्रीज को रन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन में क्या होगा वो तो इसके बाद है, लेकिन यहाँ समझ में आ रहा है ना, फ्रीडम वर्ड यूज हो रहा है हमेशा लिबरलाइजेशन के साथ, याद रखिएगा, ठीक है। अब कंपनीज को नेक्स्ट क्या फ्रीडम मिला, लिखिए, कंपनीज वर गिवन द फ्रीडम टू एक्सपैंड एंड डाइवर्सिफाई their production capacities based on market requirements, ठीक है, यानी कि जो प्रोडक्शन वो कर रहे थे मार्केट रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मार्केट रिक्वायरमेंट का मतलब क्या हुआ, डिमांड के हिसाब से कर रहे थे, ठीक है, तो दे कैन ऑल्सो एक्सपैंड एंड डाइवर्सिफाई, डाइवर्सिफिकेशन इज रिलेटेड दैट इफ दे आर मेकिंग वन प्रोडक्ट दे कैन मेक मोर देन वन प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसका भी दो रीजन था, पहला चीज ये कि आपका जब ग्रोथ होगा तो यू कैन रीच द इंटरनेशनल मार्केट, सो लिबरलाइजेशन में इंटरनेशनल अप्रोच इंक्रीज हो गया कहीं ना कहीं, ठीक है। तो यहां पर भी क्या सिचुएशन आया कि आपको कंपनीज को डाइवर्सिफिकेशन, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ का पूरा मौका दिया गया। मार्केट डिमांड के अलावा अगर आप ओवर प्रोडक्शन भी करते हैं तो वो प्रोडक्ट को आप क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लिखिए, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस वर एबोलिश्ड। एबोलिश्ड का मतलब क्या होता है, हटाना। एबोलिश का मतलब क्या होता है, ABOLISHED। एबोलिश्ड का मतलब होता है हटाना, किसी चीज को हटा देना। जैसे कैसे होता है कि ये पर्टिकुलर एक्ट को एबोलिश कर दिया गया, यानी इसको हटा दिया गया, ठीक है। सो रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, जो पहले टैरिफ के थ्रू रिस्ट्रिक्शन हमने लगाया था, देखो यहाँ दो तरीके का रिस्ट्रिक्शन था। कैसा रिस्ट्रिक्शन था, एक तो टैरिफ टैक्सेस था, एक नॉन टैरिफ टैक्सेस था। टैरिफ टैक्सेस का मतलब ये था कि जहां हम कस्टम ड्यूटी मनी के हिसाब से जब हम कोई रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, जैसे मान लीजिए कि दूसरे कंट्री से इंपोर्ट कर रहा है हमारी कंट्री में 5 लाख का सामान, कितने का, 5 लाख का, अगर हमने उसमें कस्टम ड्यूटी लगा दिया 50%, तो 5 लाख का सामान कितने का, 2.5 लाख जो है वो एक्स्ट्रा उसमें एड ऑन हो गया, तो वो इंडिया पहुंचा है 7.5 लाख में, तो ऑटोमेटिकली उसका कॉस्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो ये तो हुआ आपका मॉनेटरी टर्म में टैरिफ और टैक्सेस, जहां पैसे हम लगा रहे। एक होता है नॉन टैरिफ। नॉन टैरिफ का मतलब ये होता है जहां पैसे को यूज नहीं करेंगे रिस्ट्रिक्शन के लिए, पैसे के अलावा अदर फैक्टर, जैसे हमने क्वांटिटी तय कर दिया कि आप अगर इंडिया में प्रोडक्ट भेजोगे तो पर्टिकुलर इतने ही क्वांटिटी का भेज सकते हो, या तो फिर अगर बैरियर्स के लिए आपके बहुत सारी चीज हो सकती है, लाइसेंसिंग आ सकता है बीच में, कि जो कंट्री में आपकी दूसरे कंपनी से प्रोडक्ट आ रहा है वो लाइसेंस्ड है या नहीं, कौन सा प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है। एक्सचेंज कंट्रोल ने कोई बैरियर लगा दिया, करेंसी एक्सचेंज में बैरियर लगा दिया, तो दीज कम्स अंडर द नॉन टैरिफ। ये किसमें आएगा, नॉन टैरिफ में। टैरिफ और टैक्सेस का मतलब हुआ जहां पैसे लगा दिया हमने पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, और बाकी पैसे के अलावा जो अदर फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू आपको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है ट्रेडिंग करने से कंट्री में, उसको कहते हैं नॉन टैरिफ या नॉन टैक्स मेथड, ठीक है। आगे बात समझ में। तो यहां पर जो रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज जो थे, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज जो प्रैक्टिसेस थे, उनको क्या कर दिया गया, एबोलिश कर दिया गया, हटा दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए आगे, इसी में लिखिए आगे, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस वर एबोलिश्ड, licensing was removed in the private sector, licensing was removed in the private sector, ठीक है। and only a few industries were required to obtain licenses, ठीक है। जो प्राइवेट सेक्टर में पहले क्या लगाया हुआ था गवर्नमेंट ने,
लाइसेंसिंग सिस्टम, कि अगर आप कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट करोगे तो आपको क्या लेना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो। अगर आप एक चॉकलेट की इंडस्ट्री में बना रहे हो, कैंडीज की बना रहे हो, तो स्टिल यू हैव टू टेक द लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, राइट। एंड द पब्लिक कंपनीज तो वही थी जो ज्यादातर गवर्नमेंट के अंडर में स्टार्ट हो रही थी उस समय। तो प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंसिंग लेना पड़ता था, और लाइसेंसिंग के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन कराना पड़ेगा। अब लाइसेंसिंग जो था वो टाइम टेकिंग था, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो थे वो 6-6, 7-7, 1-1 साल वेट करते थे लाइसेंसिंग के बाद स्टार्ट होने तक। तो ये कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलिस्ट को डीमोटिवेट कर रहा था नए नए इंडस्ट्रीज को स्टार्ट करने से, राइट। तो यहाँ लिबरलाइजेशन में क्या हुआ कि जो लाइसेंसिंग सिस्टम था ना उसको हटा दिया गया, बट कुछ आइटम्स ऐसे थे जिन पे लाइसेंस की जरूरत तब भी पड़ रही थी, ठीक है। जो चीज हार्मफुल है सोसाइटी के लिए या ह्यूमन हेल्थ के लिए, ठीक है, जिसमें रिस्क एक्सट्रीम लेवल पे एसोसिएटेड था, उसके लिए तो आपको तभी लाइसेंस लेना पड़ता, तो वो तो लेना ही है। लेकिन बाकी जो आपने प्राइवेट इंडस्ट्रीज पे लाइसेंसिंग सिस्टम लगाया हुआ था उसको भी क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। लेकिन उस समय कुछ कुछ इंडस्ट्रीज थे, जैसे लीकर इंडस्ट्रीज हो गया, केमिकल इंडस्ट्रीज हो गया, मैंने बताया था एसिड वाला भी सिचुएशन है ना। फिर फार्मासिस्ट हो गए जो ड्रग्स बनाते हैं, ड्रग्स मतलब मेडिसिन, ठीक है। तो मेडिसिन वाले, और कुछ एक्सप्लोसिव रिलेटेड जो प्रोडक्ट बनाते हैं, है ना, जैसे क्रैकर्स वगैरह बनते हैं ना, पटाखे, उसके लिए भी लाइसेंसिंग की जरूरत है, ठीक है। उसके अलावा डिफेंस इक्विपमेंट, ठीक है, आर्म्स एंड ये सब जो चीजें, तो वो तो खैर गवर्नमेंट के अंडर में थी, आर्म्स और डिफेंस का। लेकिन इन सारे इंडस्ट्रीज के लिए क्या चीज की जरूरत थी, लाइसेंसिंग की जरूरत आज भी है, क्लियर है। लेकिन उसके अलावा कोई भी अगर आप इंडस्ट्री स्टार्ट करते हो तो उसके लिए आपको लाइसेंसिंग की जरूरत प्राइवेट में जरूरत नहीं है, क्लियर हो गया। क्या हो रहा है लास्ट बेंच, लाइसेंस लेने की जरूरत है, क्लियर है। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सेलिंग तक जब तक आप करोगे वो सारा प्रोसीजर जो लीकर से रिलेटेड आता है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको लाइसेंस की जरूरत है, क्लियर होगी बात। चलो बैठ। नेक्स्ट वन इज प्राइवेटाइजेशन। Privatization. अच्छा, name is suggesting that we are going to convert so many public sector sick industries, और बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज थे पब्लिक के लिए जो हमने रिजर्व किए हुए थे उनको हमने क्या दे दिया, प्राइवेट को भी अलाउ कर दिया कि अब आप भी प्राइवेट वे में अपना कंपनी को रन कर सकते हो। ऐसे भी इंडिया हमारा कौन सा इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो here we are basically giving preference to both public sector as well as private sector, क्लियर है। चलिए अब प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ, लिखिए। PSUs क्या होते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट, ठीक है। अब पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में आप लोग की फैमिली में से बहुत सारे लोग PSUs में वर्क करते होंगे, याद होगा सेल है, ठीक है, सेल है, ONGC है, ये जितने भी आते हैं ये PSUs में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ वो रिलेटेड है PSUs से। बहुत सारे ऐसे PSUs थे, पब्लिक सेक्टर यूनिट, जो अच्छे से वर्क नहीं कर रहे थे, तो उनको उन्होंने सेल कर दिया था, और किसको दे दिया था, प्राइवेट सेक्टर को, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट अंडर द प्राइवेटाइजेशन इज, अंडर दिस मेनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जिनको कहते हैं, अंडर दिस मेनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स वर सोल्ड टू प्राइवेट प्लेयर्स, यानी किसको दे दिया गया, प्राइवेट जो कंपनीज थी उनको सेल कर दिया गया, ठीक है। सेकंड क्या है, बहुत सारे PSUs जो थे वो डी इन्वेस्टेड का मतलब ये होता है कि आपने उसके जो शेयर्स वगैरह जो भी थे वो आपने सब कुछ सेल कर दिया प्राइवेट सेक्टर को, ठीक है, यानी डिसइन्वेस्ट करवा दिया, ठीक है। और जो नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज थी पब्लिक सेक्टर के लिए, लास्ट में कुछ थे 6 या 7 थे, वो सब 3 ही बचा, माइनिंग जो एटॉमिक मिनरल्स, सेकंड रेलवेज, और थर्ड जो था एटॉमिक एनर्जी, बस सिर्फ 3 ही बचा लास्ट में फाइनली, मतलब आपके इसमें गवर्नमेंट सेक्टर में रिजर्वेशन में इंडस्ट्रीज। हाँ, डिफेंस वगैरह, आर्म वगैरह जो भी चीजें थी वो तो कहीं ना कहीं आज भी देखो प्राइवेट भी बनाती है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो कंपैरेटिवली उस समय सारे के सारे गवर्नमेंट में आते थे, लेकिन लास्ट में सिर्फ 3 ही बचा, या 1991 के टाइम पे सिर्फ 3 ही था। पहला जो था दैट वाज माइनिंग ऑफ एटॉमिक मिनरल्स, सेकंड था रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट का मतलब
रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि जो रेलवे के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन भी होता है ना एक जगह से दूसरी जगह, वो यानी रेलवे से रिलेटेड कुछ भी होगा तो दैट इज अंडर द गवर्नमेंट, राइट। और थर्ड था एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर पावर वगैरह जो कहते हैं जिसको हम, ठीक है, तो वो सारे के सारे मिसाइल वगैरह किसके अंडर में बनता है, गवर्नमेंट के अंडर, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके किस में आ गए, पब्लिक इंडस्ट्रीज में। तो लास्ट में फाइनली प्राइवेटाइजेशन में सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज बचे, तो इसको लिखो, द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व्ड फॉर द पब्लिक सेक्टर, द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व्ड फॉर द पब्लिक सेक्टर was reduced to 3, was reduced to 3, यानी कि कितने में आ गया वो, 3। सिर्फ 3 इंडस्ट्री बचे 1991 में जो पब्लिक सेक्टर में बचे, बाकी को अलाउ हो गया कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी दे कैन वर्क, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में भी दे कैन वर्क, ठीक है। ब्रैकेट में लिखे कौन कौन से इंडस्ट्रीज जो 3 बचे थे, माइनिंग ऑफ एटॉमिक मिनरल्स, माइनिंग ऑफ एटॉमिक, माइनिंग का मतलब समझते हो क्या होता है, खनन, जो हम जमीन से जब कोई बेसिकली मिनरल्स वगैरह निकालते हैं, ठीक है, मिनरल्स एंड मेटल्स, मिनरल्स और मेटल्स, आओ तुम इधर, अनमोल। नेक्स्ट आगे लिखिए, द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज लिख लिया, रिड्यूस टू 3, ब्रैकेट में लिखो माइनिंग ऑफ एटॉमिक इन मिनरल्स, माइनिंग ऑफ एटॉमिक मिनरल्स, रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट, रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट एंड एटॉमिक एनर्जी, एंड एटॉमिक एनर्जी, ठीक है। इसीलिए जैसे कि आपका जो भी ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन से क्या समझते हो, क्या मतलब है ग्लोबलाइजेशन का, अच्छा, मुझे थोड़ा सा प्राइवेटाइजेशन में आपको और एड ऑन करके कुछ बताना है पॉइंट्स, वो सुन लो आप लोग, ठीक है, फिर ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे। अभी लिखवाया तो नहीं है कुछ भी ग्लोबलाइजेशन में, सुनो प्राइवेटाइजेशन कैसे प्रोसीजर हुआ। सो मैंने आप लोगों को पॉइंट तो बता दिया कि बहुत सारे पीएसयूज जो थे उनको दे दिया गया प्राइवेट हैंड में, डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है, प्राइवेट हैंड में चला गया, ठीक है। तो अब ये कैसे प्रोसीजर हुआ, तो पहला इसका पॉइंट, स्टेप्स क्या क्या लिया गया, सेल कर दिया गया शेयर्स ऑफ पीएसयूज, किसको सेल कर दिया गया, शेयर्स ऑफ पीएसयूज को, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट ने सोल्ड कर दिया शेयर ऑफ मारुति उद्योग, मारुति उद्योग जो था वो पहले पीएसयूज में आ रहा था, ठीक है, तो मारुति उद्योग लिमिटेड को प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दिया, और प्राइवेट सेक्टर का जो शेयर अर्लियर उसमें 45% था। देखो कभी भी याद रखना कि किसी का भी जो शेयर होता है, अगर कोई भी कंपनी है, अब उसका शेयर 100% है, तो अगर 48% प्राइवेट का है तो भी ये प्राइवेट कंपनी नहीं होगा, क्योंकि इसमें 52% शेयर किसका है, पब्लिक है, गवर्नमेंट का है, ठीक है। तो उस समय मारुति उद्योग में ऑलरेडी 45% जो शेयर था वो किसका था, आपके प्राइवेट का, तो इसको इंक्रीज करके 55% कर दिया गया, तो फाइनली ये कौन सा बन गया, प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। सो दिस वाज हैपेंड, द फर्स्ट स्टेप जो था आपके प्राइवेटाइजेशन में, दैट वाज सेल ऑफ शेयर्स ऑफ पीएसयूज, शेयर को सेल कर दिया गया किसके, पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के, और मारुति उद्योग जिसमें 45% शेयर था प्राइवेट का, उसको इंक्रीज कितना कर दिया गया, 55%, क्लियर। नेक्स्ट जो था डिसइन्वेस्टमेंट इन पीएसयूज, अब गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया उन कंपनीज का, उन पीएसयूज का जो लॉस में था, किसमें था, लॉस में था। इट मींस जो गवर्नमेंट था, गवर्नमेंट ने सेल कर दिया उन इंडस्ट्रीज को प्राइवेट सेक्टर को, और गवर्नमेंट हैज सोल्ड एंटरप्राइज, उस समय पता है गवर्नमेंट ने प्राइवेट एंटरप्राइजेस को कितने रुपए में पीएसयू सेल किया था, 30,000 करोड़, 30,000 करोड़ रुपीस में उस समय प्राइवेटाइजेशन के थ्रू हमें फंड मिला था फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, यानी जो जो कंपनीज को या जो जो पीएसयूज को हमने सेल कर दिया ना, किसको सेल कर दिया, प्राइवेट सेक्टर को, उनके थ्रू जो गवर्नमेंट की अर्निंग हुई, और खासकर उन कंपनीज को सेल किया गया जो लॉस में था, हेवी लॉस में था, तो उस समय की अर्निंग थी 30,000 करोड़, क्लियर हो गया। तो सेकेंड, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि आपके जो भी कंपनीज थे उनके शेयर्स को सेल करना शुरू किया गया, सेकेंड स्टेप में फाइनली सेल हो गया, और उस समय से 30,000 अर्निंग हुआ,
ठीक है, गवर्नमेंट को। मिनिमाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, जो इंपॉर्टेंस मिला हुआ था पहले पब्लिक सेक्टर को प्रीवियसली, वो क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया। उसका एक रीजन था क्योंकि हमें पॉवर्टी को भी रिड्यूस करना था। प्राइवेट सेक्टर का जितना ज्यादा ओपनिंग होता उतना ज्यादा जॉब इंक्रीज होता है ना, जॉब इंक्रीज होता, लोगों को इनकम इंक्रीज होता, तो पॉवर्टी क्या होता, डिक्रीज होता, कम होता। तो इसको देखते हुए क्या हुआ कि आपके पब्लिक सेक्टर की इंपॉर्टेंस को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। और क्योंकि पीएसयूज जो थे वो ऑब्जेक्टिव जो होना चाहिए ना, पीएसयू का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉपर्ली ग्रोथ करे, रन करे, वो ऑब्जेक्टिव वो अचीव कर भी नहीं पा रहा था जो पीएसयूज थे गवर्नमेंट के अंडर। तो फाइनली एज सच कोई प्रॉफिट नहीं दिख रहा था, इसी वजह से प्राइवेट सेक्टर का इंपॉर्टेंस क्या कर दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया। ठीक है, और उस समय जो पब्लिक सेक्टर के जो इंडस्ट्रीज थे, मैंने बताया था ना कि बहुत सारे पब्लिक सेक्टर में रिजर्व थे, तो लगभग 17-18 के राउंड थे, तो फाइनली वो कितने हो गए, 3। ठीक है, तो मतलब इसको रिड्यूस कर दिया गया, वो तो मैंने लिखवा ही दिया आपको। क्लियर हो गया ना, जो मैंने बस एक स्टेप बता दिया कि सबसे पहले क्या हुआ, सेकंड में क्या हुआ, थर्ड में क्या हुआ। क्लियर। चलो नेक्स्ट आते हैं ग्लोबलाइजेशन पे। ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन में क्या क्या, लिबरलाइजेशन क्लियर है, हाँ। थर्ड पॉइंट था वही, द रोल ऑफ द प्राइवेट पब्लिक सेक्टर वाज डिक्रीज, रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर वाज डिक्रीज। ठीक है ना, घुमा फिरा के दे ऑल मीनिंग सेम, सबका मीनिंग सेम ही निकल रहा है, तो डिफरेंस नहीं है, बट मैंने बस बता दिया कि पहला पॉइंट था कि प्राइवेट सेक्टर जो था प्राइवेटाइज कर दिया गया, सेकंड मतलब शेयर्स को बेच दिया गया, सेकंड में क्या हुआ, डिसइन्वेस्टमेंट हुआ। ठीक है, और थर्ड में इंपॉर्टेंस जो था वो मिनिमाइज कर दिया। क्लियर, डन। मतलब इसको 3 फेज में लेकर आया गया, एक तरीके से 3 फेज में ये चला। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट राइट, ग्लोबलाइजेशन। अच्छा, यहां तक में किसी को कोई डाउट है, समझ में आ रहा है, राइट। ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन में लिखिए इसके पॉइंट्स अच्छे। लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन में कोई डाउट नहीं है ना, चलो लिखो ग्लोबलाइजेशन में। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, ये तो क्लियर है, क्या होता है मोनिका, हाँ, इट इज इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमीज, मतलब बोल सकते हैं ना कि इंडियन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। ठीक है, अब रिडक्शन स्टेप्स क्या लिए गए ग्लोबलाइजेशन में, तो पहला पॉइंट था वही रिडक्शन इन टैरिफ, रिडक्शन इन टैरिफ रिडक्शन। ठीक है, कस्टम ड्यूटीज जो टैरिफ्स थे जो इंपोज किए गए थे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, वो क्या हो गए, डिक्रीज हो गए, लिबरलाइजेशन वाला सिचुएशन। ठीक है, और इकोनॉमी जो था, अब इंडियन इकोनॉमी क्या करने लगा, दैट स्टार्टेड अट्रैक्टिंग द ग्लोबल इन्वेस्टर्स। ग्लोबल इन्वेस्टर्स का मतलब है कि जो दूसरे कंट्री के इन्वेस्टर्स थे उनको कंट्री ने क्या करना स्टार्ट किया, अट्रैक्ट करना स्टार्ट किया कि अब वो आकर इन्वेस्ट कर सकते हैं कहां पर, इंडिया में, जिसको हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, थोड़ा सा बता देती हूँ। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट व्हेन वी आर इन्वेस्टिंग ऑन द इंडियन कंपनीज, या तो हमने इंडियन कंपनी को परचेज कर लिया हो, यहाँ की कोई छोटे मोटे कंपनी को, या तो हमने मर्ज कर लिया हो, या तो इंडियन कंपनी का शेयर्स परचेज कर लिया हो। ठीक है, तो इनको कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो अब दूसरे कंट्रीज को क्या ऑप्शन मिल गया, ग्लोबल इन्वेस्टर्स को, कि इंडिया में आकर के इन्वेस्ट करें। जितने भी मॉल्स आप देखते हो ना इंडिया में, मेजॉरिटी ऑफ मॉल्स जो है वो एमएनसीज का पार्ट है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस का। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, सेकंड क्या हुआ, पहला तो समझ में आ गया ना, फर्स्ट क्या हुआ, रिडक्शन हो गया टैरिफ में। सेकंड हुआ लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी, लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। अच्छा, लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी का मतलब क्या है कि फ्री ट्रेडिंग का जो ऑप्शन था ना उसका ड्यूरेशन इंक्रीज कर देगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 साल 1 साल के लिए ये सिचुएशन है, सिस्टम रहेगा, ये लॉन्ग टाइम के लिए हम बेसिकली ग्लोबलाइजेशन का पार्ट रहेंगे। सो दिस बिकम द, यहाँ पर क्या हो गया, लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी बना, और यहाँ पर लिबरल पॉलिसी भी था, जो भी कंट्रोल फॉरेन ट्रेड वगैरह का था वो सब हटा दिया गया, मतलब जो फॉरेन ट्रेडिंग के लिए इंक्रीज कर दिया गया कि यू कैन डू द इन्वेस्टमेंट। उसके अलावा कंपटीशन को इंकरेज किया गया, यानी कि दूसरे कंट्री के साथ अब आप क्या कर सकते हैं, कंपीट कर सकते हैं। क्यों कंपीट कर सकते हैं, क्योंकि अब इकोनॉमी तो ओपन है, तो आप अब ग्लोबली कंपीट कर सकते हैं। फॉरेन मार्केट में भी अब आप प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो,
ठीक है, compete कर सकते हो फॉरेन मार्केट के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट हुआ आपका इंक्रीज इन द इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी कि अर्लियर जो हमारे इंडिया में फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो था उसको रखा गया था 40%, यानी अगर कोई करेगा भी नहीं इन्वेस्टमेंट इंडिया में, अगर कोई इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेगा भी तो उसको 40% से ज्यादा वो नहीं कर पाएगा। अगर वो 40% से ज्यादा नहीं कर पाएगा तो इन शॉर्ट वो इंडिया में कोई भी कंपनी को कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा, 50% से ऊपर चाहिए ना। लेटर ऑन इट वाज इंक्रीज टू 100%, यानी कि अगर अब आप चाहो तो इंडिया की किसी भी कंपनी को 100% एक्वायर कर सकते हो। तो इन शॉर्ट यहाँ इंक्रीज हो गया इक्विटी, इक्विटी का मतलब शेयर्स, ठीक है। सो इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की इक्विटी और शेयर्स का जो राइट था वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। पहले क्या था कि ऐसे तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगे थे, लेकिन गिने चुने जो भी कंपनीज चाहती भी थी, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहती थी, वो भी कितना कर सकती थी, लास्टली 40%, ठीक है। उसको 40% से कितना कर दिया गया, 100%। अगर कोई चाहे तो 100% भी वो क्या कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है। क्लियर हो गई बात, आई बस समझ में। तो इन शॉर्ट वो पूरी तरीके से इंडियन कंपनी को एक्वायर कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं था, और ये जो रिस्ट्रिक्शन भी कोई नहीं था, और बाद में आगे चल करके फेमा आया था, मैंने बताया था ना, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, वो 1999 में आया था। तो लेटर ऑन 1999 में भी इस चीज को मेंशन कर दिया गया कि वी कैन, मतलब फॉरेन कंपनीज कैन इन्वेस्ट इन इंडियन कंपनीज एंड दे कैन परचेज द इक्विटी और शेयर्स 100%। पहले फेरा कब आया था, 1973। नेक्स्ट जो है फेमा जो है दैट इज एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ फेरा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, import and export of goods and services, import and export of goods and services was increased under globalization, यानी ग्लोबलाइजेशन के अंडर में आपका जो इंक्रीज और डिक्रीज जो आपका ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट था वो इंक्रीज कर दिया गया। एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, एक्सचेंज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये सारे सिस्टम आ गए। उसके अलावा मैं बता दूं लाइसेंसिंग जो होता है ना, जैसे पेटेंट राइट सुना है तुम लोगों ने, पेटेंट राइट्स, कॉपीराइट्स, और अभी तो एक और टर्म आया ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, सुना है, नहीं सुना? हमारे बिहार को भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिला है, किस चीज को? जीआई टैग पता है किस चीज के लिए मिला है? भागलपुरी सिल्क के लिए। रिटन एग्रीमेंट था, ग्लोबलाइजेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी स्टोरी सुनो। तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ आया, गैट आया। तो ये आपका गैट आया था बिकॉज ऑफ द एक ग्रेट डिप्रेशन पीरियड आया था 1930 में, मैंने तुम लोगों को शायद थोड़ा बताया था, ठीक है। 1944 में ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ जिसके थ्रू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और IBRD आया, क्योंकि बहुत सारे देश में तबाही हुआ था बिकॉज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। फिर उसी समय आपका क्या आया, GATT, गैट भी उसी समय आया, 1948 में आया गैट, ठीक है। अब जो गैट था वो लेटर ऑन बढ़ा, ठीक है। उस समय गैट ना सिर्फ एक ही चीज में डील करता था, पता है क्या था वो डील? गैट क्या चीज में डील करता था? सिर्फ गुड्स, यानी अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे तो सिर्फ गुड्स में करेंगे। फिर बाद में आपका जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना, WTO बना, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो था वो गैट को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, और WTO एक ऑर्गेनाइजेशन बना। गैट एक एग्रीमेंट था, WTO क्या बन गया, एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया, जो 1995 में आया, ठीक है। अब उसने बहुत सारी चीजों को इंक्लूड कर लिया, जैसे कि आपके सर्विस को भी, यानी कि एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज भी अब पॉसिबल है। अर्लियर सिर्फ गुड्स में होता था कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा तो सिर्फ गुड्स में होगा। फिर बाद में ना सर्विस को भी इंक्लूड कर लिया गया, और सर्विस के साथ साथ ना आपके ट्रिप को भी इंक्लूड कर लिया गया। ट्रिप क्या था आपका, ट्रिप क्या था? ट्रेड इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो था ना, ट्रिप मतलब वो घूमने वाला ट्रिप की बात नहीं कर रही हूं मैं, तो यहाँ जो ट्रिप था वो था आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में भी वी कैन ट्रेड, ठीक है। सो यहाँ पर सिचुएशन ये था
कि आपका जो ट्रिप था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, जैसे मान लो कि इंडिया में अगर कोई मशीनरी का विकास या डेवलपमेंट नहीं हुआ, कोई भी इनोवेशन नहीं हुआ, लेकिन दूसरे कंट्री में हो गया, जैसे फोटोकॉपी मशीन जो था सबसे पहले यूएस में बना था, ठीक है। तो जब भी कोई टेक्नोलॉजी, कोई भी नया टेक्नोलॉजी आता है तो उसपे, क्योंकि उसमें किसका मेहनत होगा, पर्टिकुलर एक कंट्री या कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का होगा मेहनत, तो ऐसे सिचुएशन में उस टेक्नोलॉजी को फ्री में तो नहीं बांट सकते ना, सबको नहीं कर सकते डिस्ट्रीब्यूट, तो उसपे हम लगा देते हैं पेटेंट राइट। तो पेटेंट राइट क्या होता है कि आपको 20 इयर्स का पेटेंट राइट मिल गया कि अगर आप ये टेक्नोलॉजी किसी को ट्रांसफर करना चाहोगे तो यू कैन डू इट, बट विथ मनी, पैसा देना पड़ेगा, मोटा पैसा लेते हैं वो, एक तरीके से लाइसेंसिंग तभी आपको देंगे उस टेक्नोलॉजी को यूज करने का। तो टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन में ना टेक्नोलॉजी भी क्या होने लगा, ट्रांसफर होने लगा, यानी कि अगर कोई भी कंट्री में कोई भी नया चीज इनोवेट होगा तो वो इंडिया तक भी पहुंचेगा, और ये किस चीज से पॉसिबल हुआ, ग्लोबलाइजेशन से। तभी हमारे इंडिया में क्या आया, कंप्यूटर कब आया था, 1992 में, पहला कंप्यूटर कब आया था, 1992 में। So this is happened because of the transfer of technology, because of the transfer of human resources. Human resources का मतलब ये होता है कि हमारे इंडिया से बहुत लोग बाहर जाके काम करते हैं ना, तो ये ट्रांसफर ऑफ क्या हो रहा है, ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। और गुड्स एंड सर्विसेज तो ट्रांसफर होगा ही, इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी इंडियन कंपनीज है, इंडिया में कंपनीज है, इंडियन कंपनीज नहीं, इंडिया में कंपनीज है, दे आर वर्किंग लाइक अ बीपीओ, उसको क्या बोलते हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब बीपीओ क्या करती है ना कि दूसरे कंपनी के बिहाफ में काम करती है, तो ये भी पॉसिबल कैसे हुआ, बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, यानी कि एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज। अब मतलब कि आपकी कंट्री दूसरे कंट्री के लिए भी काम कर सकती है, पता है ना, बीपीओ कॉल सेंटर्स बहुत सारे हैं जहां पर लोग जो है वो यूएस प्रोसेस में काम करते हैं, सुना होगा तुम लोगों ने, यूके प्रोसेस में काम करते हैं। तो तुम लोगों ने कभी जानने की कोशिश की कि यूके और यूएस प्रोसेस का मतलब, यहाँ एमएनसीज का काम है कि वो ना उस जगह पे फोकस करेगा जहां से उनको इजिली रिसोर्सेज अवेलेबल होता है, ठीक है। अब इंडिया में क्या है कि इंडिया में नेचुरल रिसोर्स तो है ही, साथ साथ में ह्यूमन रिसोर्स भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब वही काम करने के लिए एमएनसीज में, अगर वही काम करने के लिए खुद के लोगों को अगर आप हायर करोगे तो दे विल टेक हाई अमाउंट, हाई सैलरी। सो व्हाट दे विल डू, दे स्टार्टेड आउटसोर्सिंग देयर बिजनेस एंड दे स्टार्टेड यूटिलाइजिंग द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ अदर कंट्री। आई बात समझ में? सो दिस इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। सो एमएनसीज क्या करता है ना कि जो कंट्री में सस्ता मिलेगा प्रोडक्ट, वहां से वो रिसोर्स को यूज कर लिया। अब यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल, साउथ कोरिया में टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट जो है वो सस्ता मिल रहा है तो वहां से ले लिया। अगर चाइना में मैन्युफैक्चरिंग इजी है तो वहां पर ले लिया। अगर आपके लंदन में असेंबलिंग सस्ता है तो असेंबलिंग वहां से करा लिया। ह्यूमन रिसोर्स यानी कॉल सेंटर उस प्रोडक्ट का बनाना है तो इंडिया में बना दिया कॉल सेंटर, मतलब सर्विस सेंटर, कस्टमर सर्विस सेंटर इंडिया में बना दिया। आई बात समझ में? सो दिस इज डन बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ओनली, दैट्स व्हाई इंडिया में बहुत सारे फॉरेन की कंपनीज हैं। क्लियर हो गया? चलिए, किसी